चलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट राष्ट्रीय शक्ति नेशनल पावर को पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो यूनिट 5 है उसको कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग नेशनल पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल पावर क्या होती है, क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं नेशनल पावर के, उन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय शक्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार को समझने और उसकी व्याख्या करने का मूल आधार है। एक राष्ट्र की शक्ति क्या है, फॉर एग्जाम्पल भारत की शक्ति क्या है। तो अगर भारत की शक्ति को देखा जाए, भारत की नेशनल पावर को देखा जाए, भारत की नेशनल पावर न केवल आर्थिक तत्वों से निर्धारित होती है, बल्कि उसकी क्या भौगोलिक सामरिक क्या महत्व है, सामरिक क्या उसका महत्व है, स्ट्रेटजिक क्या महत्व है, इससे भी उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, फिर उसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, उसकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, भौगोलिक स्थिति कैसी है। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रीय शक्ति में आती है। भौगोलिक स्थिति में भारत, जैसे भारत चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो ये भारत की एक राष्ट्रीय शक्ति है, भारत के लिए एक बैरियर का काम करती है। हिमालय एक नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। तो ये सब चीज़ें राष्ट्रीय शक्ति में आती हैं। इसी प्रकार यूएसए को अगर आप देख लें तो यूएसए को कहा जाता है गॉड्स ओन लैंड, यानी भगवान का स्वयं का घर है। क्यों? क्योंकि देखिए कितना पीसफुल नेबरहुड है यूएसए का। फिर जो पूरा विश्व है उससे कटा हुआ है, कटा हुआ है इन द सेंस कि वहां पर ऐसी कोई ताकतें नहीं हैं जो कंफ्लिक्ट पैदा करती हैं। वो विश्व का सिरमौर कहा जाता है बेसिकली यूएसए को। तो वो है उसकी पावर, नेशनल पावर। और यूएसए की नेशनल पावर उसके भौगोलिक स्थिति, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी मिलिट्री की स्थिति उससे निर्धारित होती है। अर्थ क्या है कि राष्ट्रीय शक्ति किसी राष्ट्र की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्रों के कार्यों, व्यवहार व नीतियों को अपनी इच्छा व हित के अनुसार निर्देशित व नियंत्रित करता है। तो राष्ट्रीय क्षमता वह क्षमता है, यूएसए की क्षमता फॉर एग्जाम्पल है, जिसके माध्यम से वह दूसरे राष्ट्रों यानी भारत जैसे या चाइना जैसे देशों के व्यवहार, नीतियों की वह अपनी इच्छा व हित के अनुसार निर्देशित व उनको नियंत्रित करता। शक्ति बल के समानार्थी है और किसी प्रस्तुत कार्य के निष्पादन की दिशा में किसी राष्ट्र के पास उपलब्ध बल के उपयोग में इसकी परिभाषा की जा सकती है। ध्यान रहे, शक्ति साध्यों की समानार्थी नहीं, शक्ति गोल नहीं है, ये गोल नहीं है, ये बल का समानार्थी। इसके अतिरिक्त साधनों या उन मार्गों के समानार्थी नहीं जिसके जैसे साधनों को प्राप्त किया जाता है। तो शक्ति न केवल साध्य, शक्ति ना तो साध्य है ना साधन है, ये कुछ और ही है। यह बल को उपलब्ध करवाती है, बेसिकली ये बल को उपलब्ध कराती है, फोर्स को उपलब्ध कराती है जिससे साधन सफल होते हैं। तो ये हमें शक्ति क्या है, हमें बल देती है जिससे साधन हम सफल कर सकते हैं, नेशनल स्ट्रेंथ को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो सैनिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या मनोवैज्ञानिक हो। ये कौन बोलते हैं? ए.बी. हास और ए.एस. वाइटिंग बोलते हैं। शक्ति एक बहुत जटिल एवं बहुआयामी अवधारणा है। शक्ति एक बहुत जटिल एवं बहुआयामी अवधारणा है। आमतौर पर शक्ति को सामर्थ्य या क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरों को नियंत्रित करने व उनसे अपना मनचाहा व्यवहार कराने या मनचाहा व्यवहार रोकने की क्षमता या सामर्थ्य ही शक्ति है। तो अगर यूएसए भारत से या पाकिस्तान से अपनी मनचाही चीजें करवाने में सक्षम हो रहा है या पाकिस्तान को वो मनचाही चीजों को रोक रहा है कि जैसे पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है तो वो रोकने में सक्षम है, तो भी शक्ति ही मानी जाएगी। जिस सामर्थ्य से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से अपनी इच्छा मनवाता है, अपने आदेशों का पालन करने को मजबूर करता है, उस सामर्थ्य को ही शक्ति कहा जाता है। तो यूएसए की शक्ति बहुत मतलब ऑथेंटिक है। जैसे ईरान के केस में क्या किया था उसने, भारत जैसे देशों को बोला था कि आप उससे तेल लेना बंद कर दीजिए, तो भारत को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या वन पॉइंट इन टाइम भारत को मानना पड़ा था। तो ये है यूएसए की शक्ति, यूएसए का सामर्थ्य। यथार्थवादियों व्यवहारवादियों के अनुसार शक्ति का राजनीति का तात्पर्य क्या है? शक्ति, तो राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष ही है और कुछ है तो नहीं। मार्गंथों की प्रसिद्ध परिभाषाएं देख लेते हैं। तो शक्ति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है। तो सेंटर पॉइंट क्या है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का? शक्ति। शक्ति साधन भी है और साध्य भी है, तो ये साधन भी है और ये साध्य भी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, तत्कालिक उद्देश्य शक्ति प्राप्त करना। तो नेशनल इंटरेस्ट का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का अंतिम उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, लेकिन तत्कालिक इंटरेस्ट, इमीडिएट इंटरेस्ट क्या होता है? शक्ति प्राप्त करना। यूएसए चाहता है कि मैं मुझे शक्ति अर्जित कर लूँ, भारत चाहता है कि मैं ज्यादा शक्ति अर्जित कर लूँ, तो तत्कालिक उद्देश्य क्या होता है? शक्ति हासिल करना। हर प्रकार की राजनीति चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय, शक्ति संघर्ष की एक प्रक्रिया। केनेथ वाल्टज, शक्ति साध्य रूपी सुरक्षा को प्राप्त करने का एक साधन है। पावर इज अ मीन्स टू एन एंड, द एंड इज सिक्योरिटी। हॉब्स, शक्ति की इच्छा मानव की अविच्छिन्न व अनवरत इच्छा है जिसका मृत्यु के साथ अंत होता है। तो कहता है कि हॉब्स क्या कहता है कि देयर इज अ डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर, मतलब व्यक्ति के अंदर जो शक्ति की इच्छा है वो कभी खत्म नहीं होती है। कब खत्म होती है? जब उसकी स्वयं की जो मृत्यु हो जाती है। जोसेफ नाई क्या बोलते हैं? शक्ति को प्यार के साथ जोड़ा है। तो जोसेफ नाई सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं, शक्ति को प्यार के साथ जोड़ते हैं। प्यार को महसूस किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। फिर स्वार्जन बर्गर, ये वह राष्ट्र की वह क्षमता है, शक्ति राष्ट्र की वह क्षमता है जो दूसरों से
उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करा सके। एरिक कॉपमैन, शक्ति के संदर्भ में किसी राष्ट्र के 3 लक्ष्य होते हैं: शक्ति संचय, शक्ति प्रसार और शक्ति प्रदर्शन। फॉर एग्जाम्पल भारत का अगर क्या इंटरेस्ट होगा शक्ति के संदर्भ में कि आप शक्ति का संचय करिए, फिर उसका प्रसार करिए और उसको प्रदर्शित करिए। फिर अर्नोल्ड वुल्फर्स, तो अर्नोल्ड वुल्फर्स क्या कहते हैं कि शक्ति राजनीति धमकों द्वारा नियंत्रण, प्रभावी राजनीति प्रभाव राजनीति अन्याय या पुरस्कार द्वारा नियंत्रण में अंतर है। शक्ति राजनीति में अंतर है और प्रभाव राजनीति में अंतर है। तो शक्ति राजनीति मतलब ये हार्ड पावर यानी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर, और सॉफ्ट पावर क्या है कि आप जैसे भारत की सॉफ्ट पावर है, बुद्धिज्म जैसी चीजें भारत की सॉफ्ट पावर क्रिएट करती हैं। तो इसकी जो राजनीति है ये डिफरेंट है और शक्ति राजनीति डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि शक्ति राजनीति में जो प्रभाव होता है, इसका जो इफेक्ट होता है इमीडिएट होता है, तुरंत समझ में आ जाता है। आप इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाएंगे, मिलिट्री से किसी पर आक्रमण करेंगे या डराएंगे तो तुरंत समझ में आ जाए। लेकिन सॉफ्ट पावर का ये रहता है कि ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय में इसका महत्व समझ में आता है। शक्ति संप्रदाय की अस्पष्टता के कारण विलियम राइकर व स्प्राउट इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र से बाहर निकाल देना चाहते, क्योंकि जो शक्ति है ये अस्पष्ट होती है। इसके कारण इसे राइकर और स्प्राउट है कि यदि शक्ति शब्द को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शब्दकोश से बिल्कुल निकाल फेंका जाए तो शायद राज्य के संबंधों के बारे में अधिक स्पष्ट रीति से विचार करने में मदद मिले। हेराल्ड स्प्राउट और मार्गरेट स्प्राउट ऐसा बोलते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के लक्ष्य क्या होते हैं? पहला है आत्मरक्षा, आप सेल्फ डिफेंस कर लें, आत्मरक्षा कर लें। दूसरा प्रभाव विस्तार, कि आप अपना जो प्रभाव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तारित कर सकें। फिर राष्ट्रीय शक्ति की विशेषताएं, तो ये अस्थायी चरित्र होता है, इसमें गतिशीलता होती है, डायनेमिक्स होता है। आज शक्तिशाली कल कमजोर, तो ये विस्तार हो सकता है। पहले 1990 के पहले कितना ज़्यादा शक्तिशाली था, लेकिन आज केवल इसका जो काइंड ऑफ यूएसए का सक्सेसर कौन है? रूस है, लेकिन वो उतना ज़्यादा मजबूत है नहीं। इसमें सापेक्षता होती है, तुलनात्मकता होती है। तो आप सापेक्ष रूप से, जैसे भारत और अगर पाकिस्तान में देखा जाए, भारत सापेक्ष रूप से पाकिस्तान से मजबूत है, लेकिन अगर भारत और चीन की बात की जाए तो चीन भारत से सापेक्ष रूप से मजबूत है। तो उसमें सापेक्षता होती है और तुलना भी होती है। शक्ति किसी शीर्ष राष्ट्रों में असमानता होती है, तो भारत और अगर यूएसए की बात की जाए, चीन की बात की जाए, तो इसमें शक्तियों में असमानता है। कई तत्वों का योग होता है, सैन्य, आर्थिक, मनोबल आदि मिलकर शक्ति का निर्धारण करते हैं। मनोबल भी इवन आपकी शक्ति का निर्धारण करेगा। राष्ट्रीय शक्ति का सही मूल्यांकन कठिन, युद्ध से ही निश्चित। राष्ट्रीय जो शक्ति है उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है या कठिन है, इसका मूल्यांकन केवल युद्ध से ही निश्चित हो सकता है। शक्ति का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है, साइकोलॉजिकल भी होता है शक्ति का। तो भले भारत के पास परमाणु बम है, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है, कुछ नहीं मानता है भारत को। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की साइकोलॉजी में है कि भारत क्या ही करेगा, सॉफ्ट स्टेट्स की एक भारत की काइंड ऑफ इमेज है। तो वो एक साइकोलॉजिकल भी शक्ति का स्वरूप होता है। सत्य को प्रयोग में लाने की विधियां, साम, दाम, दंड, भेद। फिर पहला है समझाना, जैसे साम सबसे सुगम व प्राथमिक तत्व है। इसे कूटनीतिक अन्वय कहा जाता है कि आप कूटनीति के माध्यम से समझाइए लोगों को। वैसे क्या करता है? सबसे पहले कूटनीति के माध्यम से भारत को संदेश भेजेगा कि आपको ईरान से तेल लेना बंद करना है, या आपसे जो रूस है उसके साथ आपको संबंध कट करने हैं। फिर प्रलोभन देता है, तो आर्थिक या राजनीतिक या भौतिक सहायता की बात करता है। उसे क्या कहता है कि आप ईरान से तेल मत लीजिए, हम आपको तेल दे देंगे या हम आपकी मदद कर देंगे। तीसरा है दंड, पनिशमेंट, धमकी देता है। अब आपने भारत ने दोनों चीजें नहीं मानी, तो कहा कि अगर आपने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा तो हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, आर्थिक प्रतिबंध लगा देंगे, आपकी कंपनियों को बैन कर देंगे। यह है दंड। फिर फोर्स का प्रयोग, तो अंतिम हुआ लास्ट साधन है। तो अगर इनमें से भी भारत न माना तो फिर भारत के ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय शक्ति को उपयोग करने में लाने की विधियां, तो कूटनीति है। दूसरा है सैन्य शक्ति का उपयोग और तीसरा है आर्थिक साधनों का उपयोग। इसमें शासन कला नहीं आती। शक्ति मूल्यांकन में भूलें, 3 भूलें जो मार्गन्थेय बताता है शक्ति मूल्यांकन में भूलें की जाती हैं। पहला है निरपेक्ष शक्ति की भूल, सापेक्ष तत्वों की अवहेलना। शक्ति सापेक्ष होती है, क्योंकि शक्ति सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। भारत की पाकिस्तान से और अगर चीन से तुलना की जाए तो शक्ति सापेक्ष है। तो आप उसको निरपेक्ष मत मानिए कि मेरी शक्ति इतनी है, मैं चूंकि मैं पाकिस्तान से जीत सकता हूँ तो किसी से भी जीत सकता हूँ। तो आपको अपने शक्ति की रिलेटिविटी को समझना पड़ेगा। स्थायी मानने की भूल, तो आप ये नहीं मान सकते हैं, जैसे उत्साह अगर मान लेता मेरी शक्ति स्थायी है तो उसके अंदर एक उदासीनता आ गई और
ढह गया वो, तो यही बात है, परिवर्तन करने की गलती। यही शक्ति स्थायी नहीं होती है, शक्ति बदलती रहती है। आज आप पावरफुल हैं, कल पावरफुल नहीं रहेंगे। भारत पहले 1990 के पहले या 2000 के पहले शक्तिशाली नहीं रहता था, लेकिन आज भारत की शक्ति, भारत एक बड़ पावर बनने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर अब शक्ति आ गई है कहीं ना कहीं से, मिलिट्री की, इकोनॉमी की शक्ति है। एक ही तत्व को निर्णायक मानने की भूल ना करें। शक्ति कई तत्वों का योग होती है। शक्ति में मिलिट्री भी आती है, आर्थिक भी आती है, और आपके मनोविज्ञान भी आता है, आपके मनोवेग क्या है वो भी आते हैं। तो एक चीज को आप मत मानिए, जैसे रूस क्या है, रूस के पास केवल मिलिट्री पावर है, इकोनॉमिक पावर नहीं है। तो आप उस सेंस में आप रूस को शक्तिशाली नहीं कह सकते हैं एक तत्व को लेके, यही बात है। शक्ति शून्यता की अवधारणा, पावर वैक्यूम थ्योरी। किसी भूभाग से एक महाशक्ति के हटने से पैदा हुई असंतुलन व अस्थिरता को भरने के लिए अन्य महाशक्तियों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है, शक्ति शून्यता कहलाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी अभी जो यूएसए है, अफगानिस्तान से निकला है, यूएसए अफगानिस्तान से निकला है। तो यूएसए एक महाशक्ति था, वो कहाँ से हट गया? अफगानिस्तान से। अब इस असंतुलन जो पैदा हुआ है, अस्थिरता पैदा हो गई है, तो इसे अन्य महाशक्तियों जैसे चाइना है, रूस है, भारत है, पाकिस्तान है, ये आपस में क्या करती हैं? प्रतिस्पर्धा करती हैं इस जो अस्थिरता असंतुलन को भरने के लिए। यही शक्ति शून्यता कहलाती है। उदाहरण के लिए आइजनहोवर थ्योरी, आइजनहोवर का शक्ति शून्यता का सिद्धांत। तो मध्य पश्चिम एशिया में 1956 में मिस्र के सुएज संकट के बाद ब्रिटिश व फ्रांस का बचा कुचा प्रभाव समाप्त होने के बाद वहां सोवियत संघ व अमेरिकी द्वारा प्रभाव विस्तार का प्रयास किया गया। तो सुएज संकट के बाद जो ब्रिटिश है और यूके है और उसका फ्रांस का जो बचा कुचा प्रभाव था विश्व राजनीति में, वो भी समाप्त हो गया। तो अब एक गैप क्रिएट हो गया, उसको भरने के लिए सोवियत संघ और अमेरिका में संघर्ष होना स्टार्ट हो गया। राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार या मॉडल, तो शारीरिक शक्ति होती है। शारीरिक शक्ति में अब राष्ट्र की शक्ति की बात हो रही है, किसी व्यक्ति की शक्ति की बात नहीं हो रही। शारीरिक शक्ति में सेना आएगी, पुलिस आएगी, आपके पास हथियार कितने हैं, आपके पास परमाणु बम कितने हैं। फिर दूसरी मनोवैज्ञानिक शक्ति, तो आप कितना ज्यादा प्रोपोगंडा रच पा रहे हैं, कूटनीति आपकी कितनी अच्छी है, प्रदर्शन आप इस प्रकार से डेमोन्स्ट्रेशन कर पा रहे हैं। तो कहा जाता है कि चीन प्रोपोगंडा फैलाने में या पाकिस्तान प्रोपोगंडा फैलाने में पाकिस्तान भारत से आगे है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण शक्ति है। फिर आर्थिक शक्ति, आर्थिक शक्तियों में आपका व्यापार, निर्यात, आर्थिक सहायता आप कितनी पा रहे हैं, ना कुल मिला के आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है वर्तमान में। विचारधारात्मक शक्ति, तो आपकी आइडियोलॉजिकल स्ट्रेंथनेस कैसी है, आप छोटी छोटी बातों पे टूट तो नहीं जाते हैं या गुस्सा तो नहीं जाते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के प्रकार, तो आर्थिक शक्ति, सैनिक, मनोवैज्ञानिक और विचारधारात्मक तो है पर सामाजिक नहीं है। शक्ति के प्रकार में विचारधारात्मक तो है लेकिन सामाजिक नहीं। कार्ल डॉयस के अनुसार शक्ति के दो प्रकार है। पहला सकल शक्ति यानी ग्रॉस पावर, जैसे ग्रॉस जीडीपी होती है वैसे ग्रॉस पावर होती है, सकल शक्ति होती है किसी राष्ट्र की अपनी नीति लागू करने की क्षमता। जैसे भारत ने भी सीए लॉन्च किया, सीए पारित किया, तो अब उसकी शक्ति क्या है? अपनी नीति को लागू करने की। या जैसे भारत या जैसे अमेरिका है, अमेरिका कहीं पर हमला करता है, या जैसे मान लो ईरान को बाइकआउट करना है, तो उसकी शक्ति अपनी नीति को लागू करने की उसके पास क्षमता कितनी है? उसके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज है, वो कह देगा कि हम आपको आपके साथ आर्थिक संबंध समाप्त कर देंगे, तो आपको उसकी बात को न चाहते हुए मानना पड़ेगा। तो ये सकल पावर होती है। फिर शुद्ध शक्ति नेट पावर, किसी राष्ट्र की अपनी नीति लागू करने की क्षमता व उस क्षमता का प्रयोग कर वास्तविक परिणाम प्राप्त करने के बीच का अंतर। अमेरिका की शक्ति वियतनाम के संदर्भ में। तो आपके पास शक्ति है, ठीक है ना। हम देखते हैं कि अगर उससे कोई बात कहेगा तो उसकी बात मानी जानी चाहिए, उसके पास क्षमता है। लेकिन जैसे मान लो हटाओ वो जनवाला केस, ये जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो वेस्टर्न पावर और जो काइंड ऑफ यूएसए की पावर है, यूएसए है, उसने भारत को कहा कि आप रूस से तेल खरीदना बंद करिए। तो उसके पास पावर तो थी, क्योंकि अब अगर 2 ब्लॉक मिल गए, वेस्टर्न पावर इन द सेंस की जो जर्मनी है, फ्रांस है, जो पूरा यूके का यूयू का ब्लॉक है वो, और अमेरिका, दोनों मिल गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आप तेल खरीदना बंद करिए। ये तो ग्रास पावर हो गई कि शक्ति है ना, नीति लागू करने की क्षमता तो उनके पास थी, क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, बहुत सारी पावर है। तो ऐसा तो कहीं है नहीं कि क्षमता नहीं थी, उनके पास क्षमता थी। लेकिन शुद्ध शक्ति क्या है कि आपके पास क्षमता तो थी, लेकिन उस क्षमता का प्रयोग कर आप वास्तविक परिणाम क्या लाए। भारत जाके उनके मुंह में बोल आया कि यूरोप को लगता है कि यूरोप की प्रॉब्लम विश्व की प्रॉब्लम है और अन्य जगह की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं होगा, हम खरीदेंगे तेल। तो अब ये है, ये अंतर आ गया ना। तो यही है नेट पावर, कितनी पावर बची।
अन्य प्रकार तो क्षमता या सामर्थ्य शक्ति, कैपेबिलिटी पावर, तो इसमें शक्ति को मात्रात्मक माना जाता है। क्षमता का निर्माण सेना, आर्थिक तत्वों, जनसंख्या, भूभाग या भूगोल आदि से होता है। इससे ग्रेट पावर, सुपर पावर जैसे भाव पैदा होते हैं। यथार्थवादी इसी पर बल देते हैं। फिर संबंध परक शक्ति, रिलेशनल पावर, तो जब सामर्थ्य शक्ति का संबंध ताकत, स्ट्रेंथ या बल से है, वहीं संबंध परक शक्ति का संबंध प्रभाव, इन्फ्लुएंस से। तो जो सामर्थ्य शक्ति है या कैपेबिलिटी पावर है, उसका संबंध किससे है? ताकत से। आपके पास कितनी पावर है, आपके पास कितना बल है, आपके पास कितनी आर्थिक रिसोर्सेस हैं, जनसंख्या है, भूगोल है, क्षमता है, सेना की क्षमता है। तो संबंध परक क्षमता है, ये आपके प्रभाव पर निर्भर करती है कि आपका इन्फ्लुएंस कितना है। जैसे भारत का इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में है। भारत की बात, भले भारत के पास इकोनॉमिक या मिलिट्री पावर उतनी ज़्यादा नहीं है अमेरिका या चाइना के बराबर, लेकिन भारत का इन्फ्लुएंस पूरे विश्व में है। तो यही बात है। प्रथम शारीरिक है और दूसरा मनोवैज्ञानिक है। संरचनात्मक शक्ति, स्ट्रक्चरल पावर, तो इसका प्रतिपादक यूएसए की नव यथार्थवादी विचारिका सुजैन स्ट्रेंज है। सुजैन स्ट्रेंज की जो प्रसिद्ध कृति है कैसीनो कैपिटलिज्म, ये 1997 में बुक आती है। स्ट्रेंज की संरचनात्मक शक्ति में लोग, राज्य व कारपोरेट उद्यम शामिल हैं। जहां सामर्थ्य व संबंध परक शक्ति मॉडल कर्ता के रूप में राष्ट्र को महत्वपूर्ण मानते हैं, वही संरचनात्मक शक्ति में शक्ति का आधार सामाजिक संरचनाएं, सोशल स्ट्रक्चर। सुजैन स्ट्रेंज चार प्रकार के प्राथमिक शक्ति संरचनाएं बताती हैं। पहली है ज्ञान, नॉलेज स्ट्रक्चर, तो ये इस स्ट्रक्चर में सबसे आगे है। क्योंकि वहां पर तरह तरह के इनोवेशन होते हैं। हब है वो पूरा ज्ञान का, नॉलेज का, वहां पर टैलेंट जाके इकट्ठा होता है। फिर वित्तीय, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, तो डॉलर आप देख ही सकते हैं यूएसए का, आज भी सर्वमान्य बना हुआ है। सुरक्षा संरचनाएं, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, तो जैसे कि जो CIA है कितनी पावरफुल है, तो यही है सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है। मिलिट्री भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मिलिट्री जो शक्ति है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उत्पादन संरचना, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, तो जो यूएसए है, अब भले ही उतनी ज़्यादा उसकी उत्पादन क्षमता नहीं है, चाइना की ज़्यादा है, लेकिन फिर भी असेंबलिंग वाली जो चीज़ है तो वहीं होती है। तो यूएसए इन सारी जो स्ट्रक्चर है उनमें खरा उतरता है। फिर हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर में क्या अंतर है? तो हार्ड पावर क्या है? जो आपकी मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर होती है, हार्ड पावर होती है, सैन्य या आर्थिक शक्ति। ये यथार्थवादियों द्वारा इसका समर्थन किया जाता है। हार्ड पावर को कमांड पावर कहा जा सकता है कि आप चीजों को कमांड करते हैं। आप अगर कह दिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान आपको आतंकवाद नहीं फैलाना है तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा, या हम आपके घर में घुस के मारेंगे तो मारेंगे। ये है हार्ड पावर। इकोनॉमिक पावर, या आपके ऊपर हम बैन लगा देंगे, जैसे कि ट्रेड वार खेला था यूएसए ने चाइना के साथ, ये है हार्ड पावर। ये पावर ओवर है से संबंधित है, पावर ओवर से संबंधित है कि किसी के ऊपर आप पावर दिखा रहे हो। इसका शारीरिक आधार है वही मिलिट्री और इकोनॉमी का। इसमें सैन्य, स्टिक्स, छड़ी व आर्थिक कैरेट का उपयोग किया जाता है। तो हार्ड पावर में हमने जब कहीं तो पढ़ा था इसको कि आप अगर बात को नहीं मान रहे, पहले तो आपको लोन दिया जाएगा, चलो जैसे पाकिस्तान है, चलो तुमको लोन दे देंगे, तुम्हारा लोन माफ कर देंगे, तुमको और ज़्यादा एड दे देंगे। अगर पाकिस्तान उससे भी नहीं माना और लगातार आतंकवाद फैला रहा है या चीन के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल रहा है, तो लो आपके पास हमको प्रतिबंध लगा देंगे तुम्हारे ऊपर, या तुमको डिफेंस जो औजार है देना बंद कर देंगे। तो ये है स्टिक का उपयोग करना। सॉफ्ट पावर में संस्कृति आती है, यूएसए की संस्कृति कि हर जगह, मतलब हर व्यक्ति यूएसए जाना चाहता है। फिर राजनीतिक विचार, यूएसए के जो राजनीतिक विचार हैं डेमोक्रेसी के, ह्यूमन राइट के, वो सबको अट्रैक्ट करते हैं। फिर राजनीतिक मूल्य क्या है आपके, आपका इतिहास क्या रहा है, ये चीजें भी मैटर करती हैं। नव उदारवादियों द्वारा इसको समर्थन दिया जाता है। ये सॉफ्ट पावर या कोऑपरेटिव पावर इसे कहा जाता है। सॉफ्ट पावर है ये बेसिकली पावर ऑफ लव है। पावर विद से इसका संबंध है कि आप सबको साथ में लेके चीजों को करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब दोनों चीजें सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर मिल जाती हैं तो ये स्मार्ट पावर का रूप ले लेती हैं। ये अवधारणाएं यूएसए के विद्वान जोसेफ नाई द्वारा दी गई थी। जटिल आत्मनिर्भरता की अवधारणा कोहेन व नाई की है। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंसी की जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट है, ये कोहेन नाई ने दिया था। नाई की प्रसिद्ध पुस्तक है सॉफ्ट पावर, 2005 में आती है सॉफ्ट पावर। नाई ने सॉफ्ट पावर को सहयोगी शक्ति कहा है, सहयोगी शक्ति यानी कोऑपरेटिव पावर कहा है सॉफ्ट पावर को। फिर एक होती है शार्प पावर। जोसेफ नाई ने हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर और स्मार्ट पावर बताई है। वहीं पिछले कुछ सालों से एक नई शक्ति शार्प पावर की भी चर्चा हो रही है। एक सत्तावादी यानी अथॉरिटेरियन देश द्वारा एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था वाले देश को प्रभावित करने व कमजोर करने के लिए चालाकी भरी कूटनीतिक नीतियों का प्रयोग करना ही शार्प पावर है। तो जैसे चाइना करता है। चाइना क्या करता है? चाइना एक अथॉरिटेरियन देश है, लेकिन लोकतांत्रिक देशों जैसे कि मालदीव हो गया या इंडोनेशिया हो गया, मालदीव हो गया जैसे, और जो लोकतांत्रिक देश हैं
उनको प्रभावित करने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, जैसे फिलीपींस जैसे देश हो गए, को चालाकी भरी, ऑस्ट्रेलिया भी हो गया, इटली भी हो गया, को चालाकी भरी कूटनीतिक नीतियों का प्रयोग करता है, जिसे ही शार्प पावर कहा जाता है। उनके लिए चीन समर्थित कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट एजुकेशनल पार्टनरशिप द्वारा ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि देशों में उसके विदेश नीति विशेषज्ञों, थिंक टैंक, मीडिया व शिक्षाविदों को प्रभावित कर चीन के पक्ष में माहौल बनाया जाता है। तो चीन क्या करता है? चीन जो प्रभावित देश है, उसके विज्ञान, जो विदेश नीति निर्माता है, थिंक टैंक है, मीडिया है, शिक्षाविद है, उनको प्रभावित करता है और चीन के पक्ष में माहौल बनाता है। ऐसा आरोप भी लगाया जाता है भारत के तरफ से भी कि चीन जो मीडिया है उसको फंड करता है ना। आईएनसी के ऊपर भी आरोप लगा था, ये तो चाइना समर्थित पार्टी है। तो ये काइंड ऑफ आरोप प्रत्यारोप का समय चलता रहता है। जहाँ शार्प पावर में दिल व दिमाग जीते जाते हैं तथा उन्हें जीतने के लिए शार्प पावर की तरह भ्रष्ट साधनों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो शार्प पावर में दिल दिमाग आप जीतते हैं, लेकिन भ्रष्ट साधनों का भी उपयोग नहीं करते हैं। आप अपनी संस्कृति, अपने विचार, अपने रहन सहन, अपनी जो आपके जो विचार है, फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी के विचार उसे फैलाता है। आपकी जो संस्कृति है, जो आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपकी जो ताकत है, आप उसको दिखाकर इसमें लोगों का माइंड और हार्ट जीतने का प्रयास करते हैं। वही जो ये एक प्रकार से उसको हम किसे जोड़ सकते हैं, जो अशोक महान जब उसने कलिंग युद्ध के बाद, मतलब यही है कि लोगों के हार्ट और माइंड को जीतने का काम किया था उसने बुद्धिज्म के माध्यम से। यही है कि आप दिल और दिमाग जीतते हैं, भ्रष्ट तरीकों से नहीं, आप अपना नैतिक तरीकों से लोगों का उपकार करके इसको जीतते हैं। वहीं शार्प पावर में दिल व दिमाग जीतने के लिए भ्रष्ट साधनों का उपयोग किया जाता है। तो आप वहाँ के मीडिया को, वहाँ के थिंक टैंक को, वहाँ के विशेषज्ञों को आप पैसा देते हैं या अन्य प्रकार के प्रलोभन देते हैं और फिर आप उनसे अपने लिए काइंड ऑफ माहौल क्रिएट करवाते हैं। तो यही है शार्प पावर। तो नेक्स्ट है बार्नेट व ड्यूवाल ने 4 प्रकार की शक्तियां बताई हैं। कौन कौन सी? एक तो कंपलसरी पावर होती है, आवश्यक पावर होती है। दूसरी इंस्टीट्यूशनल पावर होती है, संस्थागत पावर होती है। तीसरी स्ट्रक्चरल पावर और चौथा है प्रोडक्टिव पावर। तो जो कंपलसरी पावर होती है ये हार्ड पावर की तरह होती है। इसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर सीधा नियंत्रण करता है, जैसे यूएसए पाकिस्तान जैसे देशों पर सीधे नियंत्रण करता है सैन्य व आर्थिक शक्ति के द्वारा। इंस्टीट्यूशनल पावर अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट पावर होती है। इसमें आप इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर एग्जांपल यूएनओ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यूएनएससी के मेंबर हैं तो आप चीज़ों को अपने आप निर्धारित करना स्टार्ट कर देंगे, आपको लोग जखने लगेंगे। आपकी इंस्टीट्यूशनल पावर ना। चाइना की पावर आज क्यों है विश्व लेवल पर? क्यों? क्योंकि ये यूएनएससी का मेंबर भी है, तो इसकी बातें मानी जाती हैं। इवन जो P5 के P4 वाली कंट्रीज हैं वो भी इसकी बात को मानती हैं। स्ट्रक्चरल पावर, तो स्ट्रक्चरल पावर में सुजैन स्ट्रेंज वाली पावर है ये शक्ति एज अ हार्ड पावर की तरह इसको देखा जाता है। तो हमने देखा था कि जो स्ट्रक्चरल पावर है उसमें हमने पढ़ा था क्या क्या था उसमें। स्ट्रक्चरल पावर में आपने देखा था कि नॉलेज स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, सिक्योरिटी स्ट्रक्चर और प्रोडक्शन स्ट्रक्चर, तो इसमें ये सब चीज़ें आती हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रोडक्टिव पावर, तो ये आत्मनिष्ठ शक्ति है, इंटर सब्जेक्टिव पावर है ये। इसका प्रयोग रचनावादी, उत्तर संरचनावादी व नारीवादी करते हैं। आत्मनिष्ठ पावर, आत्मा की पावर है ये। बैरेक एवं बैकरेक और बैरेट्ज ने अपनी पुस्तक डिसीजंस एंड नॉन डिसीजन में शक्ति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के 3 प्रकार बताएं। पहला प्रभाव संबंध यानी इन्फ्लुएंस रिलेशन। इसमें दंड व भय का बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है। तो यूएसए व कनाडा के संबंध ऐसे हैं, यहाँ पर दंड व भय का कोई भी अस्तित्व नहीं यूएसए और कनाडा के। ये इन्फ्लुएंस रिलेशन है। ऐसे ही इन्फ्लुएंस रिलेशन आप ईयू के मेंबर्स के में भी देख सकते हैं। फिर बल संबंध, फोर्स रिलेशन, इसमें भयजनक कदम व प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे यूएसए व ईरान के रिलेशन है। तो ये फोर्स रिलेशन है, एक पावर जो कि यूएसए ईरान को फोर्स कर रहा है। फिर बल रिलेशन, फिर पावर रिलेशन, तो दंड की धमकी का समुचित अमल, आपने दंड की धमकी दी और उसका समुचित अमल आपने कर दिया। तो 1990 में और 2003 में यूएसए व इराक के संबंध ऐसे। तो बैरेक व बैरेट्ज ने इन 3 संबंधों के अलावा भी 2 और प्रकार के संबंध बताए हैं। पहला है मैनिपुलेटिव रिलेशन यानी कूटाश्रित या जोड़ तोड़ मूलक संबंध। तो इसमें एक देश अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसे उपाय काम में लेता है जिसका दूसरे पक्ष को पता नहीं चलता।
तो चाइना क्या करता है, चाइना अपनी मिलिट्री को भारत के अंदर घुसा देगा, भारत को पता चलते चलते देर लग जाएगी। यही है, यह प्रभाव बल व शक्ति से अलग है, क्योंकि जिस पक्ष के विरोध में कूट शैली यानी मैनिपुलेशन किया जाता है उसे कूट कौशल के ना तो स्रोत पता होते हैं ना ही तकनीक पता होती है। तो आप ऐसी चीजें करें, जैसे कि मान लो इजराइल है क्या करता है, जैसे ईरान में अभी जमाल को मतलब हत्या कर दी गई थी उसके साइंटिस्ट की जो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड था, न्यूक्लियर एनर्जी बना रहा था। तो ये क्या है, अब ऐसे उपाय काम लेते हैं जिसका दूसरे पक्ष को पता ही नहीं चला, ईरान को पता ही नहीं चला। तो ये जो शक्ति है, ये जो प्रभाव है बल व शक्ति से अलग होता है। जिस पक्ष के विरोध में ये कूट या कूट कौशल का प्रयोग किया जा रहा है उसे कूट कौशल के स्रोत का पता ही नहीं होता है, ना तकनीक का पता होता है किस प्रकार उसने कैसा क्या कर दिया। हथियारों की टेक्नोलॉजी चुरा लेना या गुप्त निर्णय प्रणाली तक पहुंच, ये क्या है, ये है मैनिपुलेटिव रिलेशन। फिर स्वमूलक संबंध, इसमें एक देश दूसरे देश के अनुसार इसलिए चलता है क्योंकि यह उसके लिए हितकारी। तो यूएसए क्या कहता था, यूएसए क्या बताता है कि यूएसए के पक्ष में रहना विश्व के लिए जरूरी है, मतलब कि जो यूएसए का विश्व ग्लोबल मास्टर बना रहना जरूरी है, क्योंकि यूएसए के साथ जो शक्तियां रहेंगी वो आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगी, ऐसा किया जाता है। तो एक देश दूसरे देश के लिए दूसरे देश के अनुसार इसलिए चलता है क्योंकि यह उसके लिए हितकारी है। तो पाकिस्तान चाइना के अनुसार क्यों चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी फंडिंग मिल रही है, उसके लिए हितकारी है बेसिकली कुल मिला के ये बात। टाइप्स ऑफ पावर, सुपर पावर होती है। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम टी आर फॉक्स ने किया था 1944 में, विलियम टी आर फॉक्स ने किया था। विलियम फॉक्स ने यूएसए और यूएसएसआर व यूके को सुपर पावर कहा, पर 1944 से 90 तक दो ही सुपर पावर रह गए, यूएसए और यूएसएसआर। हाइपर पावर, तो ये फ्रेंच डिप्लोमेट बेदराइन ने यूएसए को हाइपर पावर कहा, यूएसए को हाइपर पावर कहा है फ्रेंच बेदराइन ने। समकालीन समय में शक्तियां, तो ग्लोबल पावर यूएसए को कहा जा सकता है, ग्लोबल पावर यूएसए को कहा जाता था। ग्रेट पावर, तो ग्रेट पावर में यूके है, फ्रांस है, चीन है, रूस है, यहाँ पर हायरार्किकल स्टेट सिस्टम है। रीजनल पावर, तो भारत को, दक्षिण अफ्रीका को, ब्राजील को, इंडोनेशिया को, सऊदी अरब को, इनको रीजनल पावर कहा जाता है, यानी कि इनका जो प्रभाव है अपने रीजन पर ज्यादा है, ग्लोबल लेवल पर इनका उतना ज्यादा अस्तित्व नहीं। स्मॉल पावर, छोटी पावर, तो पाकिस्तान, श्रीलंका, ये स्मॉल पावर। मिनी पावर, तो नेपाल, भूटान, ये सब, ब्रुनई जैसे देश, ये बहुत छोटी शक्तियां, इनका ग्लोबल लेवल पे बहुत ज्यादा कोई से नहीं है, बहुत ज्यादा इनकी बातों को कोई मानता नहीं। राष्ट्रीय शक्ति के तत्व, तो मॉर्गनथ्यौ और पार्मर और पार्किंसन क्या बताते हैं इसको देखते हैं। तो राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में मॉर्गनथ्यौ स्थायी तत्वों को बताते हैं। स्थायी तत्व है भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो भारत, फॉर एग्जाम्पल, भारत की स्थायी तत्व क्या है, भारत का भूगोल। तो अब हिमालय वहीं पर खड़ा रहेगा, ये स्थायी तत्व है, भूगोल को आप चेंज नहीं कर सकते। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संबंध है वो कहीं ना कहीं बाउंड्री को लेकर है, तो अब वो आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये स्थायी तत्व है। भूगोल, प्राकृतिक संसाधन आपके पास, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अरब देश है, तो आपके पास पानी नहीं है, तो ये अब है, आपके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है तो नहीं है, ये स्थायी तत्व है, इनको आप बदल नहीं सकते हो। परिवर्तनशील या अस्थायी तत्व, इसमें औद्योगिक क्षमता है। तो जापान भले ही जो प्राकृतिक रूप से उतना ज्यादा सक्षम देश नहीं है, लेकिन वहां पर जो औद्योगिक क्षमता है बहुत ज्यादा है, वहां पर टेक्नोलॉजिकल इनहेंसमेंट बहुत ज्यादा है। सैन्य बल या तत्परता, ये बदलती रहती है। भारत की सैन्य क्षमता पहले कम थी लेकिन आज ज्यादा है। जनसंख्या, तो भारत की जनसंख्या पहले कम थी, अब तो बहुत ही ज्यादा हो गई है। राष्ट्रीय चरित्र, यही बदलता रहता है। यूएसए का राष्ट्रीय चरित्र 1990 कुछ और था, भारत के विरुद्ध था, लेकिन अब भारत के साथ है, तो ये बात होती रहती है। राष्ट्रीय मनोबल कभी घटता है कभी बढ़ता है। कूटनीति की गुणवत्ता, ये भी कभी कम होती है कभी बढ़ती जाती है। भारत जब 2005 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई थी पाकिस्तान से, उसकी गुणवत्ता, कूटनीति गुणवत्ता की नीति बहुत अधिक थी, उसकी सराहना की जाती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं जहाँ पर भारत ने कूटनीति बहुत ज्यादा लो लेवल की, जैसे कि 1961 में जो युद्ध हुआ था उसमें भी भारत की कूटनीति पूरी तरह से विफल रही थी। तो ये सब चीजें। फिर पार्किंसन व पार्मर क्या कहते हैं, ये मानवीय या अमूर्त तत्व बताते हैं। अमूर्त तत्वों में यही चीजें जो अस्थायी या परिवर्तनशील तत्व हैं, वही मानवीय व अमूर्त तत्व है पार्मर और पार्किंसन के लिए। गैर मानवीय या मूर्त तत्व, तो इसमें भूगोल व प्राकृतिक संसाधन है, वही चीज। तो पार्मर व पार्किंसन जो स्थायी तत्व है उसको गैर मानवीय या मूर्त तत्व बोलते हैं, और जो अस्थायी तत्व है या परिवर्तनशील तत्व है उन्हें मानवीय या अमूर्त तत्व बोलते हैं। फिर प्राकृतिक तत्व, तो प्राकृतिक तत्व में भूगोल, प्राकृतिक
संसाधन और आबादी आती है। सामाजिक तत्वों में आर्थिक विकास आपका क्या है, क्या किस लेवल का आर्थिक विकास है, भारत और चाइना के आर्थिक विकास की तुलना की जाएगी। आपके पास पूंजी या तकनीक कितनी है, फिर राजनीतिक ढांचा आपका कैसा है, और राष्ट्रीय मनोबल आपका कैसा है। फिर आइडियशनल पावर होती है, तो आइडियशनल पावर में आपका नेतृत्व कैसा है। तो 2014 के पहले नेतृत्व था थोड़ा सा अनडिसाइसिव था, इन द सेंस कि अगर आपके पास 2008 में अटैक हो जाते हैं, मुंबई ब्लास्ट हो जाते हैं, तो जो सत्ता शासन के लोग थे उन्होंने पाकिस्तान पर दंड देने के या कुछ कार्यवाही करने का जोखिम नहीं उठाया या कष्ट नहीं किया। लेकिन अभी तो हो रहा है, तो यही है कि आपका नेतृत्व कैसा है, नेतृत्व अगर प्रभावशाली है तो आपकी जो क्षमता है वो और उभर कर सामने आती है। सरकार के गुण प्रोपोगंडा, तो प्रोपोगंडा आप किस प्रकार से प्रोपोगंडा फैला रहे हैं विश्व लेवल पे, वो भी मायने रखता है। ये एडिशनल पावर है, आपके एडिशनल पावर। तर्क संगत विदेश नीति, ये भी आपकी एडिशनल पावर है। फिर भूगोल में आपका क्षेत्रफल मायने रखता है, तो विस्तार यूएसए, चीन, इंडिया का विशाल आकार है, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपकी राष्ट्रीय शक्ति को निर्धारित करने में। स्लीचर बताते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर एक देश जितना बड़ा होगा उसकी सुरक्षात्मक शक्ति उतनी ही अधिक होगी। तो सेकंड जो वर्ल्ड वार हुआ था उसमें जब काइंड ऑफ जर्मनी ने, हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला किया था, यूएसएसआर तब तो रूस था, रूस पर हमला किया, या हाँ रूस पर हमला किया, यूएसएसआर तब तक बन ही चुका था, यूएसएसआर पर हमला किया, लेकिन उसको हरा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसकी क्षेत्रफलता बहुत ज्यादा था, तो वो घुसता गया अंदर चलाता गया, उसके जो अपनी जो है ना क्षमता है उसको अंदर तक लेता गया, और जर्मनी अंदर घुसता इतना अंदर घुस गया कि फिर निकलने का रास्ता ही नहीं बचा। तो ये है भूगोल, साइज आपकी जितनी बड़ी होगी आपको हराना उतना ही मुश्किल होगा। फिर क्लाइमेट, तो समशीतोष्ण जलवायु अच्छी यूरोप के लिए अच्छी है, इसमें अधिक उत्पादन होता है, उत्तम स्वास्थ्य रहता है, ज्यादा कार्य क्षमता रहती है। भारत में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी में भी काम में जाने का मन नहीं पड़ता, सर्दी में भी काम में जाने का मन नहीं पड़ता। लेकिन जो यूरोप है वो उसकी जो जलवायु है सम रहती है, हर मौसम में मतलब बराबर रहती है, जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। टोपोग्राफी, तो पर्वत, नदियां, रेगिस्तान आदि प्राकृतिक सुरक्षा का काम करते हैं, जैसे भारत में हिमालय हो गया, वैसे का इंग्लिश चैनल, तो ये पूरे यूरोप को इंग्लैंड से कट कर देता था, तो वहां पर हमला करना मुश्किल हो जाता था, थोड़ा सा चैनल तो पार करना ही है, तब तक उसको पता चल जाता था। और उससे कि यूके की नेवी तो बहुत स्ट्रांग थी, तो लिटरली इंग्लैंड पर आक्रमण करना मतलब जमीन मार्ग से तो कठिन ही था, तो असंभव ही था। स्पेन, जिसमें पिरेनीज पर्वतमाला है, भारत में हिमालय है। लोकेशन, तो इसरो की लोकेशन बहुत सुरक्षित है, ये कहा जाता है कि भगवान के स्वयं का घर है, भगवान यही निवास करते हैं, है ना, गॉड्स ओन लैंड है ये, बिकॉज अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर पार करते करते आपकी दादी नानी याद आ जाएगी। यूके व फ्रांस महाशक्ति बने समुद्र तटवर्ती होने के कारण, तो फ्रांस का भी जो अटलांटिक सागर लगता था और यूके का भी, तो इसके कारण ये महाशक्ति बनने में इनको महत्वपूर्ण भूमिका मिली। कनाडा कम प्रभावशाली है क्योंकि अमेरिका का पड़ोसी है, तो अमेरिका स्वयं एक शक्तिशाली देश है, तो उसको ओवर पावर करना तो मुश्किल है ना, ये बात। एक देश की विदेश नीति उसके भूगोल से निर्धारित होती है। जैसे भारत, अगर भारत यहाँ न स्थित होता, या उसके बगल में चाइना जैसे देश ना होते, या पाकिस्तान जैसे देश ना होते, तो उसकी विदेश नीति कुछ और हो सकती थी, शांतिपूर्ण हो सकती थी, या कुछ भी हो सकती थी, लेकिन जो वर्तमान है वो तो नहीं रहती। फिर भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स। भू राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वह शाखा है जो राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व विदेश नीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करते हैं। आप भूगोल को सेंटर पे रख के राजनीति का अध्ययन जब करते हैं तो उसे भू राजनीति कहा जाता है। भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1980 में स्वीडन के विद्वान रूरन फिजलन ने किया था। रूरन फिजलन ने किया था। थिंकर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स के थिंकर्स हैं इसमें एटी महान, ये बहुत बड़े थिंकर हैं, यूएसए के हैं। ये सी पावर थ्योरी देते हैं, इनकी पुस्तक का नाम है इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर। बेसिकली ये ब्रिटेन के संबंध में ये थ्योरी देती है, सी पावर थ्योरी। समुद्र पर शासन तो विश्व पर शासन, तो इनका मानना था कि अगर आप समुद्र पर अपनी श्रेष्ठता को साबित कर दोगे तो आप विश्व पर शासन करोगे। तो ब्रिटेन का जो नेवी थी बहुत मजबूत थी। भारत को, बहुत सारे कारण थे भारत पर कब्जा करने का ब्रिटेन का, लेकिन एक कारण ये भी था कि उसकी नेवी बहुत मजबूत थी।
नेवी बहुत मजबूत थी, तो उसने जो अन्य प्रतिद्वंदी थे उनको पहले बाहर निकाला। और भारत का चूंकि नेवी भारत की बहुत कमजोर थी, एक्सेस समुद्र से था नहीं, तो अब आपको व्यापार करना है या कुछ भी करना है तो आप कहाँ जाओगे, किसके पास जाओगे, ब्रिटेन के पास ही ना जाओगे। तो और वहां पर वो बैठा ही है, तो ले लो, आप कर लो जो करना है। तो यही बात रहती है। समुद्री ताकत व नौसैनिक शक्ति महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ब्रिटेन महाशक्ति बना। क्यों? क्योंकि उसके पास मिलिट्री पावर अतिशय थी, बहुत बड़ी मिलिट्री पावर थी यूके। फिर दूसरे जो महत्वपूर्ण थिंकर हैं जो पॉलिटिक्स के, वो हैं मैकाइंडर। ये हार्टलैंड थ्योरी देते हैं, और ये यूके के हैं मैकाइंडर। ये हार्टलैंड थ्योरी देते हैं, केंद्रीय भूमि का सिद्धांत ये देते हैं। महाद्वीप का मर्म स्थल यानी हार्टलैंड, तो जर्मनी टू साइबेरिया, हार्टलैंड जर्मनी टू साइबेरिया प्रसिद्ध युक्ति है। प्रसिद्ध युक्ति क्या है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा, यानी कि जैसे मान लो ये यूरोप है, तो इसका ये पूर्वी भाग यहाँ पर शासन करेगा, वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। जो हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा वह विश्व द्वीप यानी यूरोप, एशिया व अफ्रीका को नियंत्रित करेगा। जो विश्व द्वीप को नियंत्रित रखेगा वह पूरे विश्व पर प्रभुत्व रखेगा। तो जर्मनी टू साइबेरिया यही है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा। पूर्वी यूरोप पर शासन के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष होता था। जर्मनी ने भी सबसे पहले पोलैंड पर आक्रमण किया था। क्यों? क्योंकि उसको भी पूर्वी यूरोप पर काइंड ऑफ कब्जा करना था। वह हृदय पर अधिकार करेगा, और जो हृदय पर अधिकार करेगा, पूर्वी यूरोप क्या है, एक हृदय है, उस पर जो अधिकार करेगा वह विश्व द्वीप यानी यूरोप, एशिया व अफ्रीका को नियंत्रित कर लेगा। क्योंकि वहां से एशिया पर भी नियंत्रण करना संभव है और अफ्रीका पर भी नियंत्रण करना संभव है, और यूरोप को तो आप घुमा ही सकते हो अपने हिसाब से। और जो विश्व द्वीप को नियंत्रित रखेगा वह पूरे विश्व पर प्रभुत्व रखेगा, और जो जिसने इतना नियंत्रित कर लिया तो पूरे विश्व को नियंत्रित ही कर लेगा। मैकाइंडर ऐसा बोलते हैं। और इसकी कोशिश किसने की थी? USSR ने की थी, जर्मनी ने भी की थी, यूके भी कर रहा था, और यूएसए ने भी किया था। स्पाइकमैन ये यूएसए के हैं, और ये रिमलैंड थ्योरी देते हैं। हृदय भूमि की अपेक्षा किनारे की भूमि पर नियंत्रण, तो हृदय की अपेक्षा किनारे की भूमि पर नियंत्रण महत्वपूर्ण होता है। यूएसए ने नाटो, सेटो आदि गठन इसी आधार पर किया कि किनारे की जो रिमलैंड थ्योरी है, जो किनारे की भूमि है उस पर आप नियंत्रण करिए। किनारे की भूमि इन द सेंस की जो ऐसे राष्ट्र जो बॉर्डर पे हैं, जैसे यूरोप महाद्वीप हो गया, उसके बॉर्डर पे जो देश है उस पर अगर आपका नियंत्रण है तो आप उस पूरे काइंड ऑफ कॉन्टिनेंट को आप नियंत्रित कर सकते हैं। हासोफर ये जर्मनी के थे। ये उच्च जाति हेतु विस्तृत व पृथक क्षेत्र हिटलर का जो लेबन शरम है इसकी बात ये करते हैं कि जीवन यापन के लिए अनिवार्य भूमि। हिटलर क्या कहता था कि हम आर्य रेस हैं, हमें पूरे विश्व की धरती चाहिए रहने के लिए, हम छोटे से देश में रहने वाले नहीं। अब नेचुरल रिसोर्सेस, तो इसमें खाद्यान्न है। कहावतें हैं कि सेना अपने पेट पर यात्रा करती, तो वही है कि अगर खाद्यान्न नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जो मुगल सेना थी इतनी बड़ी थी कि उसको उसके रख रखाव के लिए, उसके भोजन पानी के लिए व्यवस्था करना बहुत कठिन रहता था। इसी कारण जब मुगल साम्राज्य पतन हुआ तो उसमें एक कारण यह था कि जो मिलिट्री को वो संभालना मुश्किल हो गया था। फिर 1965 में जब लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिया था कि जय जवान जय किसान, यानी जाओ जवान आप बॉर्डर पे लड़ो, किसान आप खेती किसानी करके आप अपने क्षेत्र पर लड़िए। कच्चा माल खनिज, तो उदाहरण के लिए तेल कूटनीति, तो जो अरब देश हैं 1973 में जब अरब संकट आया था वो तेल का ही संकट था। एक कूटनीतिक हथियार की तरह इसका उपयोग किया गया, और यहीं से ओपेक जैसे संगठनों का फिर से निर्माण हुआ था। तो यही बात है कि आप तेल एक कूटनीतिक तरह उपयोग किया जाता है। जब ये देश एक कार्टेल बनाया हुआ है, और जब इनका मन पड़ता है तो ये रेट को बढ़ा देते हैं, जब मन पड़ता है तो कम कर देते हैं। क्लीमेंस ये पीएम है यूके के फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय। मिट्टी के तेल की एक एक बूंद हमारे सिपाही के खून की एक एक बूंद के बराबर है ना। तो मिट्टी के नॉट मिलिट्री, मिट्टी के तेल की एक एक बूंद हमारे सिपाही के खून की एक एक बूंद के कीमत के बराबर है। तो इस प्रकार से जो कच्चा माल है, खनिज है, उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी जो नेशनल पावर है उसको डिटरमाइन करने में। तो हम लोग मानवीय तत्व या परिवर्तनशील तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले इसमें जनसंख्या। तो ईश्वर हमेशा बड़ी फौजों के साथ होता है। बाल्टियर ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर हमेशा बड़ी फौजों के साथ होता है। जनसंख्या का स्किल्ड होना भी जरूरी है, वरना यह बोझ बन जाती है। तो भारत के साथ आज क्या हो रहा है, भारत की जो संख्या भले 150+ करोड़ है, लेकिन स्किल्ड नहीं है तो ये बोझ बनती जा रही।
बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि स्किल्ड है नहीं आपके पास। आपके पास स्किल्ड नहीं है तो फिर आप बोझ ही न बनेंगे। ये बात तकनीकी, तो सैनिक तकनीक जैसे परमाणु बम, नाइट्रोजन बम, तो ये जैसे मिलिट्री सुपर पावर क्यों बना? क्यों? क्योंकि उसके पास तकनीक बहुत ज़्यादा उच्च उच्च लेवल की तकनीक थी। फिर औद्योगिक तकनीक में डीजल इंजन, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति शक्ति वृद्धि का कारण बनी। तो जो डीजल इंजन का विकास हुआ और यहाँ से ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे कारण ब्रिटेन इतना महान बना, इसका एक कारण था कि वहाँ पर औद्योगिक तकनीक का विस्तार हुआ था। फिर संचार तकनीक, तो आज के डेट में तो कम्युनिकेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। अब तो साइबर वारफेयर का जमाना है, एक नया वारफेयर उभर कर आया, साइबर वारफेयर। तो अगर आपके पास संचार के साधनों पर नियंत्रण नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, या तकनीक नहीं है आपके पास संचार तकनीक, तो आप तो फिर कुछ नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। विचारधारा, आइडियोलॉजी, विचारधारा के आधार पर सैन्य गठबंधनों और मित्रों का निर्माण होता है। पूंजीवादी शक्तियों का नाटो, साम्यवादी देशों का वार्सा पैक्ट बना था। तो ये अपनी अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से सैन्य गठबंधन बनाए जाते हैं। विचारधारा आर्थिक शक्ति निर्माण में भी सहयोगी है, सार का महाशक्ति बनना। तो सार ने जो 5 ईयर प्लानिंग लाई थी, उसका काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा उसको लाभ मिला, ये आइडियोलॉजी कारण ही थी। फिर फ्रांसिस फुकुयामा ये एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन की बात करते हैं। 1992 में इनकी पुस्तक आई थी, काइंड ऑफ लेख था ये। आज उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा ने अपनी श्रेष्ठता साबित कर दी है, और जो साम्यवाद है ये डस्टबिन में चला गया, ऐसा ये बोलते हैं उस समय। लेकिन आज भी साम्यवाद और प्रासंगिक तो है ही। मॉर्गन थाउ, नेशनल पॉलिटिक्स में 3 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। मॉर्गन थाउ क्या कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में 3 प्रकार की विचारधाराएं होती हैं। पहला यथास्थितिवादी यानी स्टेटस कोइस्ट विचारधारा, ये सीमित शक्ति वाले देश का प्रयोग करते हैं कि जैसी स्थिति है उसको मेंटेन रखो आप, तो इसमें सीमित शक्ति वाले देश इसका प्रयोग करते हैं। फिर इंपीरियलिस्ट विचारधारा, इसका प्रयोग पूर्व में यूके करता था, यूके और फ्रांस करते थे, अब चाइना कर रहा है। हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, अपने क्षेत्र को बढ़ाएंगे। अभी अभी आपने देखा होगा कि जो चाइना है उसने अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे जो क्षेत्र हैं उनको चाइनीज नाम से प्रतिस्थापित कर दिया है, उनका चाइनीज नाम रख दिया है। तो यही है कि वो इंपीरियलिस्ट है, बढ़ा रहा है शक्ति को, लगातार भारत की सीमा में घुस आता है। तो यही बात है। फिर अस्पष्ट या संशयवादी विचारधारा, एम्बिगुअस, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। पहला है राष्ट्रीय आत्मनिर्णय की विचारधारा, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, तो इससे वुडरो विल्सन का महत्वपूर्ण संबंध है। इसका तात्पर्य है औपनिवेशों की स्वतंत्रता। हिटलर पड़ोसी देशों में अल्प जनसंख्यक जर्मन को भड़काकर उन देशों पर कब्जा करना चाह रहा था, ताकि जो अल्पसंख्यक जर्मन है, जहाँ पर पड़ोसी देश पोलैंड जैसे देश हो गए या इवन फ्रांस, तो वहां पर जो अल्पसंख्यक जर्मन थे उनको भड़का के क्रांति करवाने का बात करता था, और उनकी जो या तो पूरा देश कब्जा लो या तो पूरा उस क्षेत्र को कब्जा लो जहां पर अल्पसंख्यक जर्मन रहते हैं। ये हिटलर की विचारधारा थी। फिर आइडियोलॉजी ऑफ पीस, शांति की विचारधारा, तो जो फर्स्ट और सेकंड वार हुए थे ना, ये शांति के नाम पर ही हुए थे। सेकंड वार लोकतंत्र की रक्षा हुआ, विश्व शांति के लिए लड़ा गया। लेकिन आप लोग तो राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी, आपको लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें बेसिकली अपने उपनिवेश बचाने के लिए सभी देश आपस में लड़ रहे थे। यूनो की विचारधारा, आइडियोलॉजी ऑफ यूनो, तो यूसे का इराक, अफगानिस्तान, लीबिया पर आक्रमण, शांति स्थापना व विश्व रक्षा के नाम पर, तथा यूनो का चुप होना, ये यूनो की विचारधारा है। अब क्योंकि यूनो को स्टैब्लिश करने में यूके का बहुत बड़ा हाथ था, और आज भी यूनो को बहुत ज़्यादा फंड या बहुत सारी जो बातें हैं यूनो को, उसको अमेरिका ही नियंत्रित करता है। तो जो बट ऑब्वियस है कि यूनो की जो विचारधारा होगी वो वैसे से अलाइंड होगी। फिर राष्ट्रीय चरित्र, आपका नेशनल कैरेक्टर क्या है, भारत के लोगों का कैरेक्टर देख लो कैसा है, और आपको भारत की शक्ति के बारे में पता चल जाएगा। तो हम लोग नॉर्मल स्थिति में तो लड़ते झगड़ते रहेंगे, है ना, हमें एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, खूब आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, खूब लड़ेंगे झगड़ेंगे। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया, हम लोगों के अंदर ये गुण भी है कि हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। हम लोग अपनी सारी जो धर्म की, जाति की, सबकी जो बाधाएं हैं उनको दूर करके हम एक भारतीय होने का गर्व महसूस करते हैं। तो ये है राष्ट्रीय चरित्र भारत का। तो साइकोपॉलिटिक्स सिद्धांत के विचारक हैं रिचर्ड किचनर। यह राष्ट्रीय चरित्र के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व विदेश नीति का अध्ययन करते हैं। जापान और जर्मनी में अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और राष्ट्र प्रेम है। तो जापान में तो इतना ज्यादा राष्ट्र प्रेम है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद वहाँ के जो राजा थे, जैसे जर्मनी में जो हिटलर था उसको मार दिया गया, वह उसने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन जो राजा बच गए थे या जो शासक बच गए थे उनको जो एलाइड पावर थी, जो मित्र शक्तियां थी, या जो यूके और उससे जैसी शक्तियां थी,
जो विनर थी बेसिकली इस बर्ड से कांड में, वो उनको पकड़ पकड़ के तो दंड दे रही थी, उनको मौत के घाट उतार रही थी। लेकिन जापान के जो राजा हैं उनको सेफ बचे, क्योंकि जापान में राजा का अभी भी इतना सम्मान है कि जापान ने कहा कि हम सरेंडर करेंगे, लेकिन एक शर्त पर कि हमारे राजा के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। इतना प्रकार की कर्तव्य निष्ठा है, राष्ट्र प्रेम है जापानियों के प्रति। जापान के लोग तो अपनी मतलब वो अपना एक एक क्षण जो नौकरी का होता है वो बहुत ईमानदारी से निभाते हैं, अपना जो कार्य है बहुत ईमानदारी से करते हैं, ये उसका चरित्र है। जर्मनी में भी अनुशासन है। हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मनी पूरी तरह से तबाह हो गया और देखते देखते 20 साल में वो इतना पावरफुल हो गया कि वो पूरे विश्व को चुनौती देने लगा। तो इसका चरित्र है। भारत की विशेषता है कि संकट काल में हम एकजुट हो जाते हैं। शांतिवाद व अहिंसा का ये हमारा गुण है। संकट काल में हम एकजुट हो जाते हैं, लेकिन अगर वैसी स्थिति है तो हम एक दूसरे पर पत्थर भी फेंकते हैं। रूसी नागरिकों की विशेषता है अविचल है, अटल है और दृढ़ निश्चयी होते हैं। एक बार कर लिया तो कर लिया, यूक्रेन पर आक्रमण करना है तो करना है। राष्ट्रीय मनोबल, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। श्री राम करके एक थिंकर है, उनकी ये बेसिकली बात है कि अगर मन के हारे हार है, मन के हारे जीत। आपने अगर मन बना लिया तो आप जीत जाएंगे, अगर आप मन से ही हार गए तो फिर क्या ही जीतेंगे। 1940 में चर्चिल ने कहा, हम पहाड़ों, नदियों, सागरों और रेगिस्तानों में लड़ेंगे, लेकिन हार नहीं माने। हम लड़ेंगे और अगर आप मनोबल कर देते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि आप जीत भी जाते हैं। वियतनाम हो ची मिन के नेतृत्व में वियतनाम ने हो ची मिन के नेतृत्व में इवन यूएसए के घुटने टिकवा दिया था शीत युद्ध काल में, है ना। वियतनाम युद्ध में ऑस्ट्रेलिया को यूएसए को भागना पड़ा था, सुपर पावर को भागना पड़ा था। अफगानिस्तान को देख लीजिए, यूएसए को भागना पड़ा। ये है अफगानिस्तान के लोगों का मनोबल, झुकेंगे नहीं। नेतृत्व तो नेपोलियन, हिटलर, चर्चिल, रूजवेल्ट, इंदिरा गांधी, मोदी जी, ये सब लीडरशिप भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपका एज अ नेशनल पावर डिटरमाइन करने में। कूटनीति, डिप्लोमेसी क्या है? जॉन फॉस्टर डिलेस और हेनरी किसिंजर ये बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और यूएसए को हर जगह संभाला करते थे। भारत में आज अजीत डोभाल हैं, इवन अपने जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो भी बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ हैं। शासन के गुण तो अच्छी सरकार राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि, घटिया सरकार राष्ट्रीय शक्ति में कमी हो जाती है। तो अगर अच्छी सरकार है, बहुमत की सरकार है, तो राष्ट्रीय शक्ति में आज मोदी जी की वाहवाह क्यों हो रही है? क्योंकि 125 या 150 करोड़ जनता का हाथ उनके पीछे, बहुमत की सरकार है। और अगर गठबंधन की सरकार होती है तो टाल मटोल करती है या कि वो उस प्रकार के निर्णय नहीं ले पाती। दोष सरकार का नहीं है, दोष जिस प्रकार से गठबंधन की सरकार है भाई, अगर वो सख्त निर्णय लेगी तो अगर कोई समर्थन वापस लेगा तो सरकार ही गिर जाएगी ना, तो उसको साम्यता बना के रखनी पड़ती है। तो इससे राष्ट्रीय शक्ति उसमें कमी आती है। जैसे बांग्लादेश के समझौता हुआ था बांग्लादेश से गंगा नदी पर, तो ममता दीदी अड़ गई थी, तो भारत की जो सरकार है मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उसको हटना पड़ा था नेतृत्व से, और जो समझौता होने वाला था उससे पीछे हटना पड़ा था। यही है, आप अगर गठबंधन की सरकार है या सरकार भ्रष्ट है तब भी जो शक्ति है उसमें कमी आ जाती है। फिर असूचना इंटेलिजेंस, तो भारत में राह है, पाकिस्तान में ISI है, यूएसए में CIA है और इजराइल में मोसाद। तो यूएसए की CIA और इजराइल की मोसाद ये कितनी प्रसिद्ध है? ये मोसाद तो ऐसी है कि अगर आपने इजराइल के खिलाफ कोई काम कर दिया तो आप जहन्नुम में चले जाएं या आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ जाएं, आप बचेंगे नहीं। और ऐसा ही CIA भी करती है। चलिए इसमें थोड़ा सा और बचा हुआ है। केनेथ वाल्टर्स के अनुसार राष्ट्रीय शक्ति के निर्धारक तत्व तो जनसंख्या का आकार और क्षेत्र का आकार, संसाधन अस्तित्व, फिर आर्थिक क्षमता, सैन्य ताकत और राजनीतिक स्थिरता व क्षमता, ये सब समझा चुके हैं। राष्ट्रीय शक्ति की बदलती अवधारणा, तो LPG के इस युग में सैनिक शक्ति के स्थान पर आर्थिक शक्ति का महत्व बढ़ता जा रहा है। तो अब भारत की बात विश्व सुन रहा है, इसलिए नहीं कि भारत सैन्य रूप से मजबूत है, बल्कि आर्थिक रूप से भारत में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है विश्व को। वर्तमान में सैनिक शक्ति संतुलन आर्थिक संतुलन व सामूहिक सुरक्षा, आर्थिक सामूहिक सुरक्षा में चेंज हो चुकी है। तो अब चाइना को इतना ज्यादा क्यों महत्व दिया जा रहा है? क्योंकि वो एक इकोनॉमिक पावर है, आगे चल के वो यूएसए को भी ओवरटेक करने वाली है और वर्ल्ड की फर्स्ट इकोनॉमी बनने वाली है, हाईएस्ट इकोनॉमी बनने वाली है, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा है। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ती है, आपकी सैन्य ताकत भी बढ़ती है और आपका एज अ स्टेचर आपकी वो भी बढ़ता है विश्व राजनीति में। सैनिक गठबंधनों की जगह क्षेत्रीय आर्थिक गठबंधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता जा रहा है। तो अब नाटो, वार्सा, सेंटो की जगह आसियान, EU, सार्क, ओपेक जैसे संगठन आ रहे हैं जो आर्थिक संगठन है, बेसिकली स्ट्रेटेजिक संगठन नहीं है, ये आर्थिक संगठन। शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट की जगह लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को महत्व दिया जा रहा है। हार्ड पावर की जगह सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जिसे जोसेफ नाई परिभाषित करते हैं,
को महत्वपूर्ण दिया जा रहा है। तो भारत के प्रधानमंत्री जहाँ भी जाते हैं अपने आप को उस देश की संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करते हैं। जैसे नेपाल गए तो कहा कि यहाँ हमारे प्रभु श्री राम की काइंड ऑफ ससुराल है। तो इससे क्या होता है कि आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर ये है कि भारत जो लोग हैं वो विदेश में जाते हैं और अच्छी मेहनत करते हैं। भारत की सॉफ्ट पावर डेमोक्रेसी की सॉफ्ट पावर है। भारत के अंदर बुद्धिज्म है, वो एक सॉफ्ट पावर का काम करता है। तो ये सब बातें, जो लैंग्वेज है वो भी सॉफ्ट पावर क्रिएट करती है। यूएसए की लैंग्वेज और भारत की लैंग्वेज, मतलब भारतीयों को इंग्लिश सीखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो यूएसए की सॉफ्ट पावर इंग्लिश से भी है, इंग्लैंड की जो सॉफ्ट पावर है भाषा से भी है। तो भाषा भी सॉफ्ट पावर क्रिएट करने का काम करती है। शक्ति का प्रतीक अर्थात करेंसी ऑफ पावर कहा जाता है परमाणु बम को। करेंसी ऑफ पावर किसे कहा जाता है? परमाणु बम। वैसे सब कोई हासिल करना चाहता है। अब तक परमाणु शक्ति जापान के पास है। तो जापान के पास बेसिकली एक इसके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है। किसका? यूएसए का। तो जापान ने जब सरेंडर किया था तो काइंड ऑफ यूएसए ने उसको काइंड ऑफ आश्वासन दिया था कि आपके ऊपर आप न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेंगे, लेकिन आपके ऊपर हम परमाणु शक्ति या जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसको लगा के रखेंगे। आप पर अटैक होगा यानी हम पर अटैक होगा। यही बात है। चलिए यहाँ से दोस्तों हमारा राष्ट्रीय शक्ति का या नेशनल पावर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में अन्य कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। और अगर आप लोग मेहनत से खुश हैं या आप लोग काइंड ऑफ थोड़ा सा कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं तो चैनल में एक ऑप्शन आ रहा है मेंबरशिप का, मेंबरशिप भी ले सकते हैं। प्लस आप स्पेशल थैंक्स भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।